हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के टॉपिक को। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि इसको हम सेकेंडली शॉर्ट फॉर्म में हम गैप भी बोलते हैं। तो गैप से हमारा क्या मतलब है? इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी एक बिजनेसमैन अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रिपेयर करता है, उन रिकॉर्ड्स में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाने के लिए सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड, यानी कि कुछ एक रूल्स और प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं, विच आर जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटिंग प्रोफेशन। जो कि जो अकाउंटिंग प्रोफेशंस हैं उसमें जो है वो ये सारे के सारे रूल्स और जो प्रिंसिपल्स हैं ये कॉमनली जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो क्या मतलब हुआ प्रिंसिपल्स का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, कि जो बिजनेस के अंदर जो आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हैं, उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाने के लिए कुछ रूल्स और जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो कि जर्नली एक्सेप्टेड होते हैं। इन रूल्स और प्रिंसिपल्स को ही जो है हम गैप या जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो ये जो रूल्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इनको डिफरेंट नामों से भी बुला सकते हैं हम। तो कुछ एक पर्सन जो है इनको प्रिंसिपल्स बोलते हैं, कुछ इनको कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, इनको कन्वेंशंस भी बोला जाता है, अजम्पशंस भी बोला जाता है, एंड समटाइम्स इनको जो है हम मॉडिफाइड प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो डेफिनेशंस है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वो क्या है? जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो एक तरीके से जर्नल लॉज होते हैं। ये जर्नल लॉ और रूल्स अडोप्टेड और पोजेस्ड एज ए गाइड टू एक्शन, यानी कि जो भी एक्शन लिया जाता है, मीन्स की जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप जो प्रिपेयर करते हैं उनके लिए जो लॉ और रूल्स बनाए जाते हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ये सेटल ग्राउंड और द बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस, यानी कि जो भी आप अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को कंडक्ट करते हैं उनके लिए ये बेसिस के रूप में वर्क करते हैं। इसके बाद जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनको हम जर्नली बोलते हैं, यानी कि जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो जर्नली वर्ड्स क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये कॉमनली पर्सन्स के द्वारा या काफ़ी केसेस में या काफ़ी ओकेशंस में जो है ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो अप्लाई होते हैं। तो इसलिए अगर यदि हम सम अप में देखते हैं तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि जो गैप हैं, गैप रेफर्स टू द रूल्स एंड गाइडलाइंस अडोप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपरेशन और प्रेजेंट करने के लिए जो रूल्स एंड गाइडलाइंस जो हैं बनाई जाती हैं उनको ही हम जो है गैप बोलते हैं, जिससे जो अकाउंटिंग जो है आप रिकॉर्ड अच्छे तरीके से कर सकें, उनकी रिपोर्टिंग अच्छे तरीके से कर सकें और उनमें जो है यूनिफॉर्मिटी ला सकें। ठीक है, अगर यदि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। एक कॉमनली जो रूल है अकाउंटिंग का, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल इज टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि अकाउंटिंग में जो भी आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं वो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, जिसको कि विच आर वेरीफाइएबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, जिसको कि आप एक डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करते हैं, सच एज कैश रिसिप्ट्स फॉर द मनी पेड, यानी कि कोई भी आप पेमेंट करते हैं तो उसके लिए जो आप कैश रिसिप्ट्स लेते हैं तो वो एक वेरीफाइएबल डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो उसके बेसिस के ऊपर जो है आप अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। मान लीजिए कोई भी अगर आपने एसेट परचेज की है तो उस एसेट के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जो आपने उसको पेमेंट किया है, तो उस डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर जो है आप उस एसेट की वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। दिस ब्रिंग्स एंड ऑब्जेक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ये एक जो आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं उसके अंदर ये एक ऑब्जेक्टिविटी लेके आता है। किस तरीके से? क्योंकि आप जो है एक पर्टिकुलरली एक डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर जो है आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। देयरफॉर एंड मेक्स एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट मोर एक्सेप्टेबल फॉर द वेरियस यूजर्स। तो अकाउंटिंग के जो वेरियस यूजर्स हैं
सो जितनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं तो उनके लिए जो है वो एक्सेप्टेबल होती हैं। जो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स जो हैं आपके काफ़ी टाइम डेवोट करने के बाद जो है वो आपके डेवलप किए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे पर्सन्स हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर, उनकी यूजेस के ऊपर, प्रिंसिपल्स के, उनके कस्टम्स के अकॉर्डिंगली, या स्टेटमेंट्स हैं इंडिविजुअल्स की, वेरियस इंडिविजुअल्स की स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर, या जो प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं जो डिफरेंट अकाउंटिंग में काम करती हैं, उन डिफरेंट अकाउंटिंग वर्क में जो प्रोफेशनल बॉडीज़ एंगेज होती हैं उनके बेसिस के ऊपर, या गवर्नमेंट एजेंसीज जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं उनके बेसिस के ऊपर जो है ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं। सो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो आपके स्टैटिक नहीं होते, यानी कि आपने एक बार ही उनको अडॉप्ट कर लिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको चेंज करें, तो ये स्टैटिक नहीं होते, ये चेंजेबल होते हैं। दीज आर कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन द लीगल, सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एज वेल एज द नीड ऑफ यूजर्स। यानी कि टाइम टू टाइम जो है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, सोशल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली और यूजर्स की जो यूजेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम इनमें जो है वो चेंज आता रहता है। सो जो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं इनको हम जो है दीज प्रिंसिपल्स आर रेफर्ड एज द कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, यानी कि इनको हम जो है कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस में जो है हम इनको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब होता है। कॉन्सेप्ट रेफर टू द नेसेसरी अजम्पशंस एंड आइडिया विच आर फंडामेंटल टू द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि एक नेसेसरी अजम्पशंस हैं और आइडिया हैं जो कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के लिए एक फंडामेंटल के रूप में वर्क करती हैं। एंड द टर्म कन्वेंशन मीन्स कस्टम्स और ट्रेडिशन एज ए गाइड टू प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट, यानी कि ये क्या काम करते हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपरेशंस में जो यूज़ करते हैं आप कन्वेंशंस का यूज़ करते हैं, और जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो है फंडामेंटल जो आपके अजम्पशंस है और आइडियाज जो हैं उनको हम जो है कंसेप्ट्स बोलते हैं। सो इन प्रैक्टिसेस द सेम रूल्स एंड गाइडलाइंस हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय द वन ऑथर एज ए कंसेप्ट, अनदर एज ए कन्वेंशन, यानी कुछ एक लोग जो हैं इनको कंसेप्ट्स भी बोल देते हैं, कुछ इनको कन्वेंशंस भी बोल देते हैं। तो हम जो है इसका बेसिकली हम इसकी तरफ नहीं जाते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सेमेंटिक ऑफ दिस टर्म्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसंट्रेट ऑन द प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ देयर यूजेस, यानी कि हमने इनके यूजेस की तरफ जो है कंसंट्रेशन करना है, न कि कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस की तरफ। तो इनको जो है हम डिफरेंट आपके जो है बुक्स में आपको प्रिंसिपल्स भी आप इसको बोल सकते हैं, कन्वेंशंस भी बोल सकते हैं, मॉडिफाइड प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं, अजम्पशंस भी बोल सकते हैं। तो ये टर्म्स जो है आपकी इंटरचेंजेबली यूज्ड होती हैं। इसके बाद जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जैसे हमने डिस्कस किया 2 पॉइंट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर रेफर्ड एज फंडामेंटल आइडियाज और बेसिक assumptions, underlying theory and practices of financial accounting, and broad working rules for all accounting activities developed by the accounting profession। क्या है कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि एक फंडामेंटल आइडिया है, बेसिक assumptions हैं, थ्योरीज हैं एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और जो अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ हैं ब्रॉड वर्किंग रूल्स, यानी कि उनके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए जो रूल्स हैं वो जो है आपके बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिनको कि अकाउंटिंग प्रोफेशन के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो है वो कौन कौन से हैं, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में कौन कौन से आते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, उसके बाद गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पहले 4 जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट।
तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी एज्यूम्स दैट बिजनेस हैज ए डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। यानी कि जो बिजनेस है वो अपने ओनर से एक सेपरेट एंटिटी के रूप में वर्क करता है, यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन जो है वो दोनों अलग अलग है। ये आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो एज्यूम करता है। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग पर्पज के लिए द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू बी ट्रीटेड एट टू सेपरेट एंटिटीज। यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन जो है वो दोनों अलग अलग एंटिटी है, यानी कि टू सेपरेट एंटिटी इसमें कंसिडर की जाती है। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए व्हेन ए पर्सन ब्रिंग्स इन सम मनी एज ए कैपिटल, यानी कि जब एक कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस के अंदर वो कैपिटल लेके आता है, ठीक है, इनटू हिज बिजनेस, इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड इट इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द ओनर। यानी कि जो भी बिजनेसमैन अपना पैसा बिजनेस के अंदर लेके आता है तो वो बिजनेस के लिए एक तरीके का लायबिलिटी होती है ओनर के लिए, यानी कि इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। क्योंकि दोनों सेपरेट हैं, बिजनेसमैन एंड बिजनेस जो है वो सेपरेट है, तो इसलिए बिजनेसमैन जितना भी पैसा बिजनेस के अंदर डालता है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का मतलब बिजनेस हैज टू पे, बिजनेस को जो है ओनर को ये चीज जो है पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस तरीके से इसको जो है एक बिजनेस के लिए वो एक लायबिलिटी के रूप में माना जाता है। हेंस वन सेपरेट एंटिटी, यानी कि सेपरेट एंटिटी क्या मतलब? ओनर इज एज्यूम्ड टू बी गिविंग मनी टू अनदर डिस्टिंक्ट एंटिटी, यानी कि बिजनेस यूनिट। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ओनर एक पर्सन, एक सेपरेट एंटिटी है, वो दूसरी सेपरेट एंटिटी को मतलब बिजनेस को जो है वो पैसा दे रहा है। इसी तरीके से सिमिलरली व्हेन द ओनर विड्रॉ एनी मनी फ्रॉम बिजनेस, यानी कि जब एक ओनर बिजनेस से कोई भी पैसा विड्रॉ करता है फॉर इट्स पर्सनल एक्सपेंसेस, खुद के खर्चे के लिए, तो उसको हम जो है ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपके अकाउंट्स की, इसको हम ड्राइंग बोलेंगे। एंड इट इज ट्रीटेड एज रिडक्शन ऑन ओनर कैपिटल, यानी कि इसको हम ओनर की जो कैपिटल है जो उसने बिजनेस में लगाई है उसका हम रिडक्शन बोलेंगे, यानी कि उसमें कमी हो जाएगी, रिडक्शन बोलेंगे। एंड कॉन्सिक्वेंटली साथ साथ ए रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की लायबिलिटी के अंदर भी रिडक्शन होगा। मान लीजिए बिजनेसमैन ने किसी बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, तो ये जो 10 लाख रुपीज है ये एक तरीके की लायबिलिटी के रूप में वर्क करेगा। और यदि एज ए ड्राइंग 2 लाख रुपए बिजनेसमैन ने उसमें से विड्रॉ कर लिए एज ए ड्राइंग, तो जो है बिजनेस की लायबिलिटी 10 लाख रुपीज में से 2 लाख रुपए रिड्यूस होकर बिजनेस की लायबिलिटी जो है वो 8 लाख रुपए रह जाएगी। क्योंकि जो ओनर की कैपिटल है वो उसने 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया 10 लाख में से, तो उसकी कैपिटल जो है वो 8 लाख रुपीज की रह जाएगी। तो जब भी ड्राइंग्स होंगी तो जो ओनर है उसकी कैपिटल में रिडक्शन हो जाएगा और जो बिजनेस है उसकी लायबिलिटी में भी रिडक्शन हो जाएगा। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस यूनिट, नॉट द ओनर। यानी कि जो भी आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप प्रिपेयर करेंगे तो वो बिजनेस के अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करेंगे, ओनर के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप प्रिपेयर नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि द पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ओनर therefore are not considered while recording and reporting the asset and liabilities of the business। यानी कि बिजनेस ओनर अगर यदि अपने खुद से कोई भी ट्रांजेक्शन्स करता है जो कि आपके बिजनेस से कहीं रिलेट नहीं करती, ओनर की पर्सनल एसेट्स हैं, पर्सनल लायबिलिटीज हैं, तो वो कोई भी आप जो है ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर यदि मान लीजिए उन ट्रांजेक्शन से बिजनेस में इफेक्ट होता है तभी आप उनको रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली personal transaction of owner are not recorded in the books of accounts of the business unless it involves inflow and outflow of business fund। यानी कि बिजनेस फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो है उस ट्रांजेक्शन से, या वो बिजनेस से ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, तभी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होगी। इसके बाद जो है सेकंड कॉन्सेप्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है?
The concept of money measurement states that only those transactions and happenings in the organization which can be expressed in terms of money, such as sales of goods and payment of expenses and receipt of income, are to be recorded in the books of account. क्या मतलब हुआ कि बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी रूप में कन्वर्ट हो सकती हैं, यानी कि मनी ट्रांजेक्शन्स जो भी होती हैं, उन मनी ट्रांजेक्शन्स को ही आप जो है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आप कोई सेल करते हैं, कोई भी गुड्स की सेल करते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, उसके लिए आप एक्सपेंसेस पेमेंट करते हैं, कोई इनकम आप रिसीव्ड करते हैं, तो मनी के रूप में आपकी जो ट्रांजेक्शन्स होगी उन्हीं को आप रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, जैसे मान लीजिए आपने कोई मैनेजर की अपॉइंटमेंट की है, कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि जो बिजनेस के अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी कैपेबिलिटी, क्रिएटिविटी ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट, तो इनको आप जो है पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो आप इन सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। मतलब जो मनी के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करेंगे, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को आप इसमें रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा एक इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और है जो आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट इज दैट द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर केप्ट नॉट इन फिजिकल यूनिट बट इन द मॉनेटरी यूनिट। यानी कि फिजिकल यूनिट ट्रांजेक्शन्स भी आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप सिर्फ मॉनेटरी मनी के अंदर उनको कन्वर्ट करके जो है आप उसके बाद जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए बिजनेस के अंदर कुछ एक लैंड है, मान लीजिए 2 एकड़ लैंड है, 10 रूम्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, ऑफिस शेयर हैं, ठीक है, बैंक बैलेंस है, हालांकि मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ का बैंक बैलेंस है, मटेरियल है, ठीक है, गुड्स हैं कुछ बिजनेस में, तो यानी कि इनको 5 लाख रुपये को छोड़कर बाकी जितनी भी अमाउंट्स हैं, बाकी जितने भी जो इसमें आइटम्स हैं उनको मनी में कन्वर्ट नहीं कर रखा, मतलब इनकी अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इसके बाद हम इन सारी की सारी जो है इन चीज़ों की हम वैल्यूएशंस करेंगे, वैल्यूएशंस करने के बाद जो है इनको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम इनको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि दीज एसेट्स एक्सप्रेस इन डिफरेंट यूनिट्स सो दे कैन नॉट बी एडिड एंड कैन नॉट गिव द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेस, सो देयरफॉर दीज ट्रांजेक्शन शुड बी शोन इन मनी एंड रिकॉर्डेड इन रुपीज एंड पैसा, ठीक है। उसके बाद हम इनको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए लैंड की वैल्यू 2 करोड़ रुपीस है, ऑफिस बिल्डिंग आपकी 1 करोड़ रुपीस की है, कंप्यूटर्स 15 लाख रुपीस के, तो इन सबको मनी में कन्वर्ट करके उनका टोटल करेंगे, तो जितनी भी टोटल वैल्यू आएगी उसको हम जो है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ कि एक तो हम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करेंगे, फिजिकल यूनिट्स में हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, फिजिकल यूनिट्स में जो भी आइटम्स हैं उनको हम मनी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। इसके बाद जो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है उसकी एक लिमिटेशंस भी है। द मनी मेजरमेंट अजम्पशंस जो है उसमें लिमिटेशंस क्या है, ड्यू टू द चेंज इन प्राइजेस द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन सेम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि हमें पता है कि जो टाइम चेंज के साथ जो है मनी की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, सेम नहीं रहती। सो जो आज द वैल्यू ऑफ रूपी टूडे ऑन अकाउंट ऑफ राइज इन प्राइजेज एज मच एज देन व्हाट इट वाज, यानी कि जो है टाइम के साथ जो है रुपीज़ की वैल्यू जो है वो कम होती है और जो आपकी एसेट्स है वो उसकी वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीज होती है। तो इसलिए मान लीजिए कोई एसेट आपने 2010 में मान लीजिए कोई आपने लैंड परचेज की थी 2 करोड़ रुपीज़ की, ठीक है, और आज आप 2020 में आप कोई लैंड परचेज कर रहे हैं 1 करोड़ रुपीज़ की, तो जब भी आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आप इन दोनों का सम अप करते हैं, यानी कि 2 करोड़ रुपीज़ का एंड 1 करोड़ का, तो आप इसमें टाइम नहीं देखते हैं, तो ये टाइम वैल्यू को जो है इग्नोर करता है। यानी कि 2010 में जो आपने परचेज किया था आज के दिन उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो आप वहाँ पर 2 करोड़ रुपये ही इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ पर 1 करोड़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का एक ड्रॉबैक है। तो एज ए चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी इट नॉट रिफ्लेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स, द अकाउंटिंग डाटा डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ अफेयर ऑफ एन एंटरप्राइजेस। यानी कि आप ट्रू वैल्यू को जो है अकाउंटिंग में नहीं डालते, आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस के ऊपर जो है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो एक ये जो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की जो है एक लिमिटेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट आता है वो आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की
क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न एज्यूम्स दैट ए बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इंडेफिनेटली। यानी कि जो भी आप बिजनेस, कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं करता, वो इसलिए बिजनेस स्टार्ट करता है कि जो उसका बिजनेस है इनडेफिनेटली पीरियड के लिए जो है वो कंटिन्यू रहेगा फॉर ए फेयरली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन फोरसीएबल फ्यूचर। यानी कि आप एक लॉन्ग पीरियड के लिए और बिजनेस स्टार्ट करेंगे और फ्यूचर के अंदर जो है आप एक शॉर्ट पीरियड के अंदर उसको आप लिक्विडेट नहीं करेंगे। So this is important assumptions of accounting as it provide very basic for the showing the value of asset in the balance sheet। यानी कि इसी के कारण जो है, जो आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, इसके कारण जो है आप अपनी एसेट्स की जो है फेयर वैल्यूएशन जो है बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। तो एसेट्स तो आपको पता है कि क्या है कि बंडल ऑफ सर्विसेज, यानी कि कोई भी एसेट आप परचेज करते हैं वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है एक लॉन्गर पीरियड के लिए, काफ़ी लंबे टाइम्स के लिए जो है आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करती है एसेट्स जो होती हैं। तो मान लीजिए एक बिजनेस जो है एक एसेट को परचेज करता है, मान लीजिए एक बिजनेस एक फर्नीचर परचेज करता है 50,000 रुपीज़ का, और ये एज्यूम किया कर रखा है कि भी जो एसेट्स की, जो बिजनेस के जो फर्नीचर जो परचेज किया है उसकी लाइफ जो है 5 years तक है। ठीक है, इट विल नॉट बी फेयर to charge whole amount of rupees 50,000 from the revenue of the year in which the asset is purchased। यानी कि अगर यदि आपने 50,000 रुपीज़ की कोई एसेट परचेज की है और उसका लाइफ टाइम जो है 5 year है, तो ये जो है फेयर जो है ट्रीटमेंट नहीं होगा कि आप जो है 50 के 50,000 रुपये, जो 50,000 के 50,000 रुपीज़ जो है वो उसी साल के जो है रेवेन्यू में से जो है उसको चार्ज कर लें फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज परचेज। यानी कि जिस साल आपने उस एसेट को परचेज किया है उसी साल की रेवेन्यू से उसको आप चार्ज कर लें। तो इंस्टेड ऑफ दैट पार्ट ऑफ एसेट विच हैव बीन कंज्यूम्ड और यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड शुड बी शोन चार्ज फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना पार्ट उस एसेट का उस पर्टिकुलर ईयर में हम उससे बेनिफिट लेते हैं उतने हिस्से का बेनिफिट ही आप जो है रेवेन्यू अकाउंट से चार्ज करेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए 5 साल के लिए है तो मतलब 1 साल की जो उसकी एसेट की वैल्यू कंज्यूम हुई वो 10,000 रुपये हुई। तो इसका फायदा क्या हुआ कि आप जो है उस एसेट की वैल्यू का 10,000 रुपीज़ ही आप उस साल के अकाउंट में जो है आप चार्ज करेंगे, न कि 50,000 रुपीज़। द assumption regarding continuity of business allows us to charge from the revenue of the period only that part of asset which have been consumed or used to earn that revenue in that part and carry forward remaining amount to the next years। क्लियर होगी ना बात ये? यानी कि जितना पार्ट हम उस पर्टिकुलर ईयर के लिए यूज कर रहे हैं उस एसेट का, उतने ही पार्ट को हम जो है रेवेन्यू अकाउंट से चार्ज करेंगे और बाकी जो पार्ट बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट ईयर्स के लिए जो है वो कैरी कर देंगे। सो वी चार्ज 10,000 every year for 5 years from the profit and loss account। In case of continuity assumption is not there, अगर यदि ये वाले assumptions नहीं होता, the whole amount rupees 50,000 will be charged from the revenue of the year in which the asset was purchased। यानी कि अगर यदि आपको बिजनेस, ये आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं होता तो जो एसेट आपने जितने रुपए की आपने उस पर्टिकुलर ईयर में ली थी उसी ईयर में आप जो है वो उस फुल अमाउंट को चार्ज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट रेफर टू द स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इज प्रिपेयर्ड। मीन्स की एक टाइम पीरियड आपका ये डिसाइड करता है जिस टाइम पीरियड के अंदर जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाएंगी। यानी कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा? स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस आर प्रिपेयर्ड। यानी कि कब जो है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाएगा, टू नो वेदर इट इज अर्न्ड प्रॉफिट और इनकरिंग लॉस during the period and what
exactly the position of asset and liability at the end of period। मतलब क्या है कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि एक बिजनेस जो है काफी लंबे टाइम तक के लिए जो है वो चलता रहेगा। तो हर एक बिजनेसमैन और यूजर जो है वो ये चाहता है कि वो एक पर्टिकुलर एक टाइम के बाद जो है वो ये सोचता है कि भी उसका बिजनेस जो है कितना प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है, या बिजनेस की जो है फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो हर एक पर्सन ये जानना चाहता है, तो उसके लिए एक टाइम स्पेंड डिसाइड किया गया है, उसी को हम जो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहते हैं। सच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द डिफरेंट यूजर एंड एट ए रेगुलर इंटरवल फॉर द वेरियस पर्पजेज, and no firm can wait for long time to know the financial result, as a various decisions are to be taken at regular interval on the basis of such information। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर therefore prepared at regular interval, normally after a period of 1 year। यानी कि नॉर्मली जो आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है उसमें हम 1 ईयर बोलते हैं कि 1 ईयर की बेसिस के ऊपर जो है आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है आप प्रिपेयर करेंगे, सो दैट टाइमली इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू द यूजर। दिस इंटरवल टाइम इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली जो है वो अकाउंटिंग जो आपके अकाउंट्स हैं वो आपके एनुअली प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ जो कंपनीज जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में जो आपकी लिस्टेड होती हैं, उन कंपनीज के लिए जो है वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो है आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है प्रिपेयर करके जो है प्रेजेंट किए जाते हैं। सो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी आप अपना कमेंट जो है जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।